Okay, hello everyone, class 9th, how are you? I hope you all will be fine, guys. So, in this session, we would go discussing the chapter number 2nd, and this is the revision time. So, we can only discuss the important topic. So, what the important topic are there in the chapter number 2nd? Let's look. Now, so प्योर सब्सटेंट और मिक्सचर, इसकी बात करेंगे। आपका सेकेंड चैप्टर जो है ये कहता है कि जो आपके चारों ओर प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें प्योर हैं क्या। ओके, सो प्योर सब्सटेंट की और मिक्सचर की बात करेंगे, दैट इज अ प्योर सब्सटेंट और मिक्सचर। ओके, सो व्हाट वी डिस्कशन है प्योर सब्सटेंट विथ मिक्सचर। ओके, सो एवरीथिंग दैट इज अ ओनली फाउंड टू फॉर्म। हर एक चीज़ जो एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है वो दो ही तरीके से पाए जाएंगे, या तो फिर वो एनर्जी के तौर पर रहेगी या फिर वो मैटर के तौर पर रहेगी। ये दो ही चीज़ों में वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या दो ही चीज़ों पर अपन लोग इन चीज़ों को समझेंगे। ओके, सो मैटर की बात करते हैं तो मैटर पे अपन लोग डिस्कशन करते हैं किसकी, सब्सटेंस की। मैटर के अंदर सब्सटेंस आता है, एनर्जी फिर वो एक अलग ही फील्ड हो जाता है, एक अलग ही ब्रांचेस हो जाती है। ओके, तो हमें मैटर और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टर हैं, मैटर के अंदर चीज़ें पढ़नी क्या है, ओके, ये सारी चीज़ें अपन लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ओके, मैटर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कशन करनी है ये मैंने अभी आपको चीज़ें बताई। ओके, सो देखिए, मैटर के अंदर अपन लोग बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस में दो कैटेगरी रखी गई है, दैट इज द फर्स्ट वन और दैट इज द सेकेंड वन। फर्स्ट को अपन लोग बोलते हैं दैट इज अ प्योर सब्सटेंस, और दूसरा सब्सटेंस हो सकता है जो कि मिक्सचर के फॉर्म पर रहे। ओके, दैट्स वाई सेकेंड इट इज अ मिक्सचर सब्सटेंस। ओके, सो प्योर सब्सटेंस में अपन लोग बात करते हैं एलिमेंट की और कंपाउंड की। ये दो कैटेगरी हैं जिसकी किसकी, प्योर के दो कैटेगरी हैं। जबकि मिक्सचर पे अपन लोग मिक्सचर क्या है, उनके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अलग है। चलिए स्लाइड को ऊपर लेके जाते हैं। यस, दैट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। यदि दोनों में डिफरेंस हमें इजीली तरीके से समझ में आ गए तो आप यकीन करिए हम दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, और कभी भी हमें ये चीज़ें भुलाएंगी नहीं। बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। यदि प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो ये एक ही तरीके के सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। इसमें किसी तरीके के कोई भी मिक्सचर या फिर सैल्यूट पार्टिकल मिक्स नहीं होते। ईजिली कह सकते हैं अपन लोग, जैसे कि पानी, वाटर यदि साफ वाटर है, प्योर वाटर है, और किसी तरीके से उसमें कोई भी सब्सटेंस या दूसरी चीज़ें नहीं मिलाई गई है तो हम इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। सेकेंड हेडिंग बात करते हैं मिक्सचर की। सो मिक्सचर कंसिस्ट टू और मोर प्योर सब्सटेंस। अब यहाँ क्या बोला गया है कि जो मिक्सचर है वो टू और मोर प्योर सब्सटेंस जब आपस में मिल जाते हैं तब वो मिक्सचर का फॉर्म बना लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आएंगे इसमें, एग्जाम्पल पे आप लोग नीचे देखेंगे एग्जाम्पल पे क्या है, फिर भी यदि आपको समझना हो तो कर सकते हैं क्या, दैट इज अ सॉल्ट वाटर, जिसमें सॉल्ट भी साफ हो और वाटर भी यदि साफ, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो सॉल्ट वाटर वाला जो आपका घोल बनेगा दैट इज अ नथिंग बट मिक्सचर। ओके, फर्स्ट वाली लाइन आपको समझ में आई होगी। सेकेंड बात करते हैं, जो प्योर सब्सटेंट होती है कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर सब्सटेंस बाय द फिजिकल मेथड। यहाँ बोला गया कि जो प्योर सब्सटेंस है उसको किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता अदर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के द्वारा। सिंपल सी बात है, प्योर सब्सटेंस है उसमें किसी तरीके से कोई चीज़ मिली ही नहीं है तो उसको फिर सेपरेट करने की बात ही नहीं हो रही। बात करते हैं एक्चुअली जो सेपरेशन की मेथड है वो अप्लाई होना चाहिए मिक्सचर पे। क्यों? बिकॉज जो मिक्सचर है वह दो और उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का क्या है, घोल है, मिश्रण है। इस वाई जैसे इसमें सेपरेशन की जरूरत इसमें पड़नी चाहिए। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय द फिजिकल मेथड। बात सही है कि जो मिक्सचर है उसको अपन लोग सेपरेट कर पाते हैं, उनके कंपोनेंट को अलग निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आप सिंपल सा यूज़ कर सकते हो। जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर का आपका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बेटा, ओशन। ओशन पे आपको पता है वहाँ का पानी खट्टा होता है। ओके, तो सॉल्ट को किस तरीके से निकाला जाता है आप देखते होंगे, जो समुद्री इलाके दैट इज कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट हैं सच एस गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, सम एरिया ऑफ द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र स्टेट, उड़ीसा स्टेट और वेस्ट बंगाल स्टेट। इन स्टेटों की यदि बात करें तो ज़्यादातर जो
सॉल्ट प्रोडक्शन है वह आपके गुजरात में देखने को मिलता है, जिसमें बीच वाले एरिया पर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और गड्ढे करने के बाद समुद्र के पानी को लाकर उसके ऊपर रख दिया जाता है। जब धूप पड़ती है, तपिश पड़ती है धूप की, सन की, तो पानी जो है विब्रेशन की वजह से उड़ जाता है और उस जगह पर केवल सॉल्ट ही बच पाते हैं। तो सॉल्ट वाटर को अपन लोग सेपरेट करते हैं, तो यहाँ यही चीज़ बोली गई कि जो मिक्सचर है ओके उसको सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड के द्वारा। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इसका थर्ड पॉइंट है, प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ऑन डिफाइंड प्रॉपर्टीज। जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उसकी खुद की डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं। डिफाइंड फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल आ जाएंगे, सच एज द इसकी मेल्टिंग पॉइंट। वाटर की यदि मैं बात करूँ, प्योर सब्सटेंस वाटर की बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द कलर, ओके कलर और सेफ एंड साइज। यदि ये सारे चीज़ें की बात हम करें तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए, मिश्रण के लिए। ओके तो यहाँ हमने क्या लिखा कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी खुद की डिफाइंड प्रॉपर्टीज होती है, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके बट मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट, जबकि जो मिश्रण है वह क्या करता है, कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है, ना कि खुद की प्रॉपर्टी को शो करता है। बात मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी आपको कि जो प्योर सब्सटेंट है और मिश्रण में किस तरीके के डिफरेंसेस है और किस तरीके से को हम समझ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी। ओके एलिमेंट आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ द एटम ओनली, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेटल ओनली। ओके तो ये भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट तौर पर हमें समझना चाहिए। क्या लिखा गया है कि जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, एलिमेंट जो है एक ही तरीके के एटम्स मिलकर के बने होते हैं, एक ही तरीके के एलिमेंट्स जो एटम्स है उनके मिलकर बने होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन, डाइक्लोरीन, ओके नाइट्रोजन डाई, ओके दीज आर द सम एलिमेंट। बट अपन लोग किसकी बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कंपाउंड आर मेड ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। तो जो कंपाउंड है वह एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। तो ये भी बात हमें इसमें समझने लायक थी जो हमने अभी समझी। आगे इस चैप्टर पे क्या है देखते हैं, आगे इस चैप्टर पे क्या है, क्या हमें पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट एंड द मिक्सचर, कि हमें ये समझाना है कि डिफरेंस क्या है कंपोनेंट और मिश्रण के बीच में। ओके आगे बढ़ते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको दूर से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टाइप ऑफ मिक्सचर की, तो टाइप ऑफ मिक्सचर में मिक्सचर कैन बी आल्सो क्लासिफाई इनटू द ग्रुप। मिक्सचर को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और मिक्सचर की दो क्लासिफिकेशन अपन लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल स्टेट। ओके तो मिक्सचर के टाइप को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, इन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। और फिजिकल स्टेट में बच्चों इसको तीन तरीके से बांटा गया है, दैट इज अ सॉलिड, दैट इज अ लिक्विड और दैट इज अ गैस, दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर। ओके सो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैसे हैं, जो सॉलिड फॉर्म पे यदि हम बात करें मिक्सचर की तो सॉल्ट और शुगर आ जाएंगे इसमें बेस्ट एग्जांपल। सॉल्ट और वाटर लिक्विड फॉर्म पे मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है, और गैस में डस्ट इन एयर का बेस्ट एग्जांपल आपका हो सकता है। ओके एक्चुअली यहाँ बताने की कोशिश क्या किया गया है, जो मिक्सचर होते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के ऊपर बांटा, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पर बांटेंगे। तो इनमें किस तरीके के मिश्रण आपको देखने को मिलता है, सॉलिड मिश्रण का बेस्ट एग्जांपल, मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल कौन सा हो सकता है, सॉल्ट एंड शुगर बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। लिक्विड का सॉलिड के साथ मिश्रण कैसा हो सकता है, सॉल्ट और वाटर ये हो सकता है। गैस का किस तरीके से डस्ट के साथ में जो मिश्रण होता है एयर का, वो हो जाएगा आपके गैस स्टेट वाला। ओके बात करते हैं लिक्विड वाला और सॉलिड वाला जो मिश्रण है वह कैसा है। लिक्विड में आपको दे देंगे मर्क्यूरी, दैट इज वन काइंड ऑफ मेटल विच आर फाउंड ऑलवेज इन द लिक्विड स्टेट। और दूसरा हम दे देंगे कि जो लिक्विड है और दूसरा जो मिश्रण बनेगा सॉलिड के साथ बनेगा, जो कि क्या है आपका कॉपर। ओके ये कैसे बनेगा बेटा, लिक्विड और लिक्विड के बीच में मिश्रण बननी चाहिए, ये और ये मल्टीप्लाई करता है तो लिक्विड मल्टीप्लाई लिक्विड, दैट मीन्स अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को अपन लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सचर बोल सकते हैं। तीसरा क्या है, क्लाउड है। क्लाउड जो है किसका, लिक्विड और गैस का मिश्रण है, जिसमें आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वह कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के तौर पर पाए जाएंगे और कुछ वाटर वेपर के तौर पर पाए जाएंगे, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल। बात करते हैं गैस और सॉलिड मिश्रण की, मिक्सचर की, तो पहले गैस दैट इज अ हाइड्रोजन, और सॉलिड की बात करें दैट इज अ पॉलेडियम। तो जो पॉलेडियम है और हाइड्रोजन है
इनके जो मिक्सचर होते हैं उसको हम गैस सॉलिड मिक्सचर भी बोलते हैं। दूसरा आएगा गैस और लिक्विड का, तो ऑक्सीजन और वाटर का जो मिश्रण है उसको हम बोलते हैं दैट इज अ गैस लिक्विड मिक्सचर। और तीसरा हम बात करते हैं गैस और गैस के बीच में, तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो सकता है एयर। एयर जो है गैस और गैस का बेस्ट एग्जांपल है मिश्रण की बात करें तो। चलिए ये तो हुआ हमारा एक बेसिस पर, जब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर के टाइप की बात करते हैं, उसका बात हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड पर। दूसरा मेथड क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट हो गया, दैट इज द सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसिबिलिटी। व्हाट इज से दैट ऑन द बेसिस ऑफ द मेसिबिलिटी। ओके, इसके बेसिस पर जो मिक्सचर है उसको कितने दो कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज द फर्स्ट वन जिसको हम होमोजेनस बोलते हैं, दैट इज द सेकेंड वन जिसको हम हेट्रोजेनस बोलते हैं। ओके, तो समझिए पहले होमोजेनस और हेट्रोजेनस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली होमोजेनस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली हेट्रोजेनस। सो होमोजेनस इज नथिंग बट द कंप्लीटली डिसॉल्व ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल विद द सॉल्वेंट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है वह कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, तो इस तरीके के मिक्सचर को अपन लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। जस्ट अपोजिट एंड अनदर हैंड दैट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज नथिंग बट द सॉल्यूट did not dissolve completely with the solvent and these kinds of the solution or mixture is known as the heterogeneous mixture। ओके, बात समझ में आई कि जो इसमें होमोजेनस वाले मिक्सचर है इसमें दो चीज़ें रहेंगे, सब्सटेंस दो चीज़ें रहेंगे, लेकिन आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, आपस में घुल जाते हैं, जिसको फिल्टर प्रोसेस के थ्रू बाहर नहीं निकाला जा सकता। अनदर हैंड की बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर पे आप चॉक को पानी के अंदर डाल दीजिए, जिसमें चॉक जो है कंप्लीटली पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वो उसके पार्टिकल बाहर से हमें दिखाई देते हैं, और इस तरीके से के जो मिक्सचर रहते हैं उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। इट्स कॉन्सिस्ट अ सिंगल फेज, मतलब जो होमोजेनस मिक्सचर है ये एक सिंगल फेज में बदल जाता है जब इनको आपस में मिलाया जाता है सब्सटेंसों को। इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ द टू और मोर फेजेस। यदि हम पानी और ऑयल को मिला दें तो दो, वो कंप्लीटली डिसॉल्व कभी नहीं होंगे। वाई, यू नो वेरी वेल, द ऑयल हैव डेंसिटी इज लो बट वाटर डेंसिटी इज हाई, दैट्स वाई जो ऑयल है वह वाटर के ऊपर सरफेस पर तैरती है, स्विंग करती है, फ्लोट होती है, इसी वजह से वो कभी भी एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते, और हम कह सकते हैं कि इसके दो अलग अलग फेज हमें बाहर से ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं बात करूं होमोजेनस मिक्सचर की, तो इट्स कॉन्सिस्ट इन अ सिंगल फेज। यदि हम सॉल्ट वाटर को मिला दें, शुगर वाले पानी शरबत बना दें, तो ऐसे केसेस पर शरबत वाले पानी से शक्कर को दोबारा बाहर निकाला जा सकता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, और ऐसे ही वजह से हम इसको होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, और इसको में केवल सिंगल फेज ही हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं बच्चों, दैट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि दोनों की बराबर योगदान होती है मिक्सचर पे, होमोजेनस कंप्लीटली तौर पर, दैट इज डज नॉट हैव एनी यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल करते हैं, शुगर डिजोल्व इन द वाटर, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो शरबत पानी है उसको आप लोग होमोजेनस पे रख सकते हैं। एंड एयर एंड सैंड आर द कॉमन एंड कॉमन सॉल्ट, ये कभी भी आपस में नहीं मिलते, और इस तरीके के जो मिक्सचर होगा उसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, ओके, और क्या है इसमें? यस, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है मिक्सचर से। ओके, तो किस बेसिस पर अलग किए जा सकते हैं उसके कुछ प्रोसेस हैं, उसको हम समझेंगे, देखेंगे कि कैसे यह एक दूसरे को अलग किए जा सकते हैं। तो सेपरेटिंग मेथड ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर से हम इसको सॉल्व करने के लिए कई अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटली। अब आपको पता है होमोजेनस मिक्सचर तो सेपरेट होने से रहा, अपन लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं और इसको अलग अलग मेथड के थ्रू अपन लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल मेथड की बात करें, दैट इज सिंपल मेथड लाइक अ हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है जैसे चावल में पड़े हुए कंकड़ को उठा करके बाहर फेंकने की प्रोसेस हैंड पिकिंग प्रोसेस कहलाती है। इसके थ्रू अपन लोग जो है चीज़ों को अलग कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सीविंग, और तीसरा क्या है? विनोविंग। सीविंग, विनोविंग पे देखिए
हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो जैसे मैं सिंपल से बात करूँ, धान और उसके भूसे हैं, गेहूं और उसका भूसा है, उसको हमें अलग करना है। दोनों हेट्रोजेनस मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है वो, तो उनको सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक सूपर लेते हैं और सूपर से उसको उड़ाते हैं, उड़ाना, जिससे क्या होता है जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट हल्के पार्टिकल रहते हैं, वह हल्के होने की वजह से उड़ करके दूर चले जाते हैं, फ्लाइट होकर के दूर चले जाते हैं, जबकि जो सीड है, वीट सीड है, वो हैवी होने की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं। और इस मेथड के थ्रू भी जो है हम लोग आसानी से इसको अलग कर पाते हैं। देखिए हैंड पैकिंग में एक ये इस तरीके का पात्र है जिसके बीच में कुछ रखे हुए हैं, ये दैट इज़ अ राइस पार्टिकल, और बीच बीच में क्या है, ये दैट इज़ अ सैंड पार्टिकल। और इसको हैंड पैकिंग दैट मीन्स हाथ की मदद से इसको अपन लोग सेपरेट करेंगे और इसको उठा करके बाहर फेंक देते हैं, और ये वाले प्रोसेस को हैंड पैकिंग बोलते हैं। विनोविंग में क्या है बच्चों, विनोविंग में एक औरत है, वह सेपरेशन टूल्स लेके रखी है अपने साथ में, और ये मिक्सचर है किसका, वीट का और डस्ट का, इस साथ में रखी, नीचे से हवा चलाया जा रहा है। तो ये क्या होंगे, जैसे ये नीचे गिरेगा धीरे धीरे, तो जो वीट है वह सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि वह हैवी है, और जो डस्ट है वह दूर चले जाएंगे, और इस तरीके से हम दो अलग अलग चीज़ों को इस बेसिस पर अलग तरीके से सेपरेट कर पाते हैं। सीविंग इट इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ द सेपरेशन मेथड, जिसका यूज जो है अपन लोग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल टेक्निक लाइक, अब कुछ टेक्निक भी अपनाई जाती हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगे। विनोविंग, हैंड पिकिंग, ये 8 क्लास का हिस्सा है, 8 क्लास में ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 1 एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर पे आपको ये बता दिया गया था। ओके, चलिए चीज़ों को सेपरेट करने का दूसरा मेथड देखते हैं, दैट इज़ कौन सा है, स्पेशल टेक्निक मेथड। स्पेशल टेक्निक मेथड में हम यूज़ करते हैं किसका बच्चों, इवेपोरेशन की। मैं बताऊंगा कैसे। इवेपोरेशन के प्रोसेस को समझने के लिए इवेपोरेशन का जो यूज़ है वह मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसमें दिया हुआ है अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दैट इज़ अ ओशन वाटर। जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है जिसको हम ओशन वाटर या ओशन वाटर बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, और शुगर एंड अ वाटर, और साथ में एक ऐसा पानी जो कि किससे मिला हुआ है, शुगर से मिला हुआ है, दैट मीन्स चीनी मिला हो, उसको किस तरीके से अपन लोग सेपरेट करते हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए अपन लोग इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसके बारे में आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इट इज़ अनदर टेक्निक or another technology. With the help of it we can easily separate the mixture, one mixture from the other. That is the butter from the curd. कर्ड से अपन लोग बटर किस तरीके से सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का बेस्ट एग्जांपल है। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ वाटर, और वाटर के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, फाइन मड पार्टिकल्स रहते हैं, वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगेशन पे आप लोग इसमें दो एग्जांपल याद रखिए कि कर्ड से बटर को अलग करना, और तीसरा है एक सस्पेंडेड वाटर से जो फाइन पार्टिकल है, फाइन मड पार्टिकल है, उसका अलग होना। ये दो मेथड जो है आप लोग सेंट्रीफ्यूगेशन पे शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं कंपोनेंट जिसके हम मिक्सचर से चीज़ों को अलग करते हैं उस मेथड की, तो दैट इज़ द डिकेटेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिकेटेशन? यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। इसके लिए अपन लोग जो है एक सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, जैसे ऑयल फ्रॉम द वाटर, वाटर से ऑयल को अलग करने के लिए डिकेटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का यूज कैसे करते हैं? कंफोर फ्रॉम अ सॉल्ट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में आपको बहुत अच्छे से आपके बुक में दिखाया गया है, ये रिवीजन टाइम है, हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में आप लोग देखिए। दैट इज़ अ क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ अनदर काइंड्स ऑफ द टूल्स जिसका यूज हम सब्सटेंस को अलग करने के लिए करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्लावर पेटल्स। अलग अलग तरीके के जो पिगमेंट रहते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। ओके, किससे, कहाँ से? फ्लावरिंग पेटल से अलग किया जाता है किनको? अलग अलग तरीके के पिगमेंट को। और ये वाले प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं केमेटोग्राफी। ये बोलता है केमेटोग्राफी। ओके बच्चों, बात करते हैं डिस्टिलेशन एंड द फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन। ये दो मेथड है एक साथ। डिस्टिलेशन का क्या मतलब है? डिस्टिल तौर पर बांट देना। फ्रैक्शनेशन का क्या मतलब है? सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। इसका यूज है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनेशन का यूज है जो
पेट्रोलियम को प्रोडक्ट रहते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, दैट से आयरन पिन को सैंड से अलग किया जाता है, दैट इज़ अ मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, एक बार देख लेते हैं बच्चों ये कौन कौन से मेथड है। हम बात कर रहे थे एक ऐसे कंपोनेंट की जिससे हेटेरोजेनस मिक्सचर से चीज़ों को सेपरेट किया जा सके, तो उसमें हमने बहुत अलग अलग चीज़ें शामिल की, जिसमें शामिल थे आपका सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम डिस्कशन किए हमेशा की तरह आज भी, दैट इज़ हैंड पिकिंग, सेविंग और विनोविंग की। ओके, स्पेशल टेक्निक में अपन लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ अ इवेपोरेशन मेथड 1, सेंट्रीफ्यूगेशन 2, डिकेंटेशन 3, सब्लिमेशन 4, देन क्रोमेटोग्राफी 5, देन डिस्टिलेशन दैट इज़ 6 और 7 में हम बात करते हैं मैग्नेट किसकी बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन आयरन पिन्स फ्रॉम द सैंड। नाउ यू हैव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज यहाँ अपन लोग दे देते हैं, पहले मिटा देते हैं इसको, रफ कर देते हैं। चलिए बताइए, मेरे पास मिक्सचर है वीट का, वीट के साथ में मिला हुआ है सॉइल, सॉइल के साथ में मिला हुआ है आयरन पार्टिकल, दैट मीन्स लोहे के कुछ टुकड़े आयरन पार्टिकल, और इसके साथ में इसमें मिले हुए हैं डस्ट प्लस डस्ट। इसको हमको सबको अलग करना है, कोई टेक्निक बताइए जिससे ये सारी चीज़ें अलग हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है कि गेहूं के साथ मिट्टी मिले हुए हैं, आयरन पार्टिकल दैट मीन्स लोहे के टुकड़े हैं और डस्ट पार्टिकल है, इन सबको हमें अलग करना है। हम कैसे इसको अलग करेंगे? ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वीट को फैला लीजिए इस तरीके से, एक मैग्नेट लीजिए बड़ा सा और इस वीट के ऊपर वाले हिस्से पर धीरे धीरे मूव कराइए। इससे क्या होंगे, जो वीट के अंदर आयरन पार्टिकल हैं वह इंटरेक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट ऐसे, और एक चीज़ आपने सेपरेट कर लिया आयरन पार्टिकल को। अब आपके पास गेहूं के साथ वीट के साथ में मिट्टी बचा हुआ है और डस्ट पार्टिकल बचा हुआ है। इसके लिए एक तो ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन पार्टिकल का यूज़ करके आपने जो आयरन पार्टिकल थे उसको अलग कर लिया। दूसरा आप यूज़ करेंगे बच्चा विनोविंग, हमने पहले ही लिखा था विनोविंग मेथड का यूज़ करेंगे। विनोविंग मेथड से क्या होगा कि जो वीट है और डस्ट है, तो डस्ट जो है हल्के होते हैं, वेट में कम होते हैं, इसी वजह से ये उड़ करके दूर चले जाएंगे, जबकि वीट जो है सेटल डाउन हो जाएगा विनोविंग मेथड के थ्रू, और डस्ट को भी अपन लोग दूर कर पाते हैं थ्रू द विनोविंग मेथड। अब हमारे पास दो ही चीज़ें बची हुई है, किसका क्या क्या बचा हुआ है, वीट और सॉइल बचा हुआ है। इन दोनों को अलग कैसे करना है? तो सिंपल सा मतलब है, सॉइल को आसानी से अलग किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको गेहूँ को धुल देना है, वीट को पानी से धुल देना है, H2O की मदद से साफ़ कर देनी है। इससे जो आपका सॉइल है वह पानी के साथ घुल जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, और पानी को बाहर कर दीजिए, वाटर को मूव कर दीजिए। और इस तरीके से आप इस 4 या 5 तरीके के अलग अलग सब्सटेंस का मिश्रण को, हेटेरोजेनस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं ईजिली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेथड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और आगे किस तरीके की चीज़ें हमें पढ़नी है देखते हैं। क्या है इसमें? यस, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से डिसाइड की जाती है, इसी के बारे में है ये वाला टॉपिक। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से अपन लोग निकालेंगे, कोई भी सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है। दैट मीन्स इसको आसान लैंग्वेज पर, यदि हम इजी लैंग्वेज पर समझने की कोशिश करें तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द हाई क्वांटिटी ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स, मतलब किसी चीज़ की कड़कपन, किसी चीज़ की अधिकता, ये कॉन्सेंट्रेशन को बताती है। देख तो कैसे, द अमाउंट ऑफ द सैल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। ये बात समझ में आई, समझने लायक भी है कि जो अमाउंट है सैल्यूट का वो प्रेजेंट रहता है गिवन अमाउंट में। बिल्कुल, यदि अमाउंट में दिया रहे, ओके, तो आपको ये वाला वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो इसको समझाते हैं, सैल्यूट क्या होते हैं, व्हाट इज द सैल्यूट। ओके, तो इसके लिए अपन लोग ये वाला एरिया कवर करेंगे, दैट इज टेक अ वन काइंड ऑफ बीकर। बीकर में अपन लोगों ने वाटर भरना है और वाटर के ऊपर से हमें चीनी डालना है। चीनी इज नॉट द मच बट लाइक अ मग से, एक मग के आसपास आपको
चीनी दैट मीन्स शुगर का घोल बनाना है पानी के साथ में। तो इस तरीके से यदि कोई सोल्यूशन बनता है, मिक्सचर यदि इस तरीके से कोई बनता है, तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको बच्चों अपन लोग सैल्यूट बोलते हैं, और इस मिक्सचर में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा दैट मीन्स वाटर, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बात आई समझ में? लेकिन हमें किसी सब्सटेंस के नाम की वजह से हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला किसी मिक्सचर पे जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कम होती है वो सॉल्यूट होता है। ओके बच्चों, तो चलिए ये भी हमने देख लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन की जो बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की अधिकता, किसी चीज़ की कड़कपन। ओके, जैसे नमक का ज़्यादा हो जाना खाने में, ये कह सकते हो। और इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये देखिए। पहले कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, एक सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन बताना है। इसके लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ओके, या इसको काट देते हैं, तब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। ओके, कैसे? सपोज समझ लीजिए अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 5 kg, और अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट किसमें 5 किलो जो शुगर है वह किसमें घोला गया, 10 लीटर पानी में, दैट मीन्स वाटर में। इसको यदि हम काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मीन्स 1.5। ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाता है किसका, सॉल्यूशन का। और इसको आप लोग क्या और क्या देख सकते हो, 0.5 दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। इस तरीके से आप किसी भी गिवन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ गिवन फार्मूलेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पे हमें और कौन कौन सी चीज़ें दिमाग पे रखनी है ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वह गलत ना हो। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम दिमाग में और रख सकते हैं। यस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का, हम उसको एक तरीके से और एक्सप्रेस कर सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज से, और दूसरा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से। कैसे? मास बाय मास परसेंटेज के थ्रू अपन लोग निकालते हैं सबसे पहले क्या, मास बाय मास परसेंटेज से अपन लोग किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो मास बाय हमने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के 2 मेथड है। एक मेथड मैंने तो आसान वाला बता दिया, दूसरा यहाँ बोला गया है कि यदि हम मास बाय मास परसेंटेज से निकालें तब भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से निकालें तब भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मास बाय मास परसेंटेज से कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है आपके सामने, मास ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज दिस वन, मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल लेंगे। यदि हमारे सामने मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ द सॉल्वेंट है तो उसको हम डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मास बाय मास परसेंटेज से अपन लोग किसी भी सॉल्यूशन का, गिवन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इस बेसिस पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए हमें किस तरीके के फार्मूले यूज करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट कॉमन है, इसमें भी था, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूशन था इसमें, लेकिन हमें नीचे वाले में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है हमारा गिवन सैंपल है उसका वॉल्यूम कितना है, और उसके साथ में 100 का मल्टीप्लाई। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी गिवन सॉल्यूशन का, उसको हम ये 3 अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के लिए अपन लोग जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ में डिवाइड कर देते हैं। इससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन को आसानी से अपन लोग निकाल पाते हैं। दूसरे निकालने के लिए मास ऑफ मास परसेंटेज के थ्रू अपन लोग निकाल पाते हैं, और इसके लिए अपन लोग मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन के साथ में विथ मल्टीप्लाई ऑफ 100। नाउ द नेक्स्ट मास बाय द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन के थ्रू यदि हम कॉन्सेंट्रेशन किसी गिवन सॉल्यूशन का निकालते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट के साथ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। मिटा देता हूं उसको, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ओके, आपके सामने दिया हुआ है टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
तो सोल्यूशन कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं इसके बारे में डिस्कशन है इसमें, तो देखते हैं और किस तरीके से इसको पढ़ना है ये भी समझते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ द सोल्यूशन को तो हम देखेंगे ही, लेकिन इसकी अलग अलग बेसिस पर हम समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ अ सैल्यूट पार्टिकल, सबसे पहला जो आधार रहेगा, बेस रहेगा, जिसके थ्रू हमें सॉल्यूशन के टाइप बताने हैं, तो वो हमारा है कि जो सैल्यूट पार्टिकल रहते हैं, सैल्यूट में आपको कन्फ्यूज़न नहीं जानी चाहिए। सैल्यूट जो पार्टिकल रहते हैं उनके साइज़ कैसे रहते हैं, वो कितने छोटे और कितने बड़े रहते हैं, इसके बेसिस पर इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। दैट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज़ द सॉल्व, दैट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन, और लास्ट वन दैट इज़ अ सस्पेंशन। जो आपका ट्रू सॉल्यूशन है वह एक तरीके का होमोजेनस सॉल्यूशन है, और होमोजेनस सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। साइज ऑफ सॉल्यूट कैसे रहते हैं, साइज ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। ओके, दैट इज अ पार्टिकल्स इज लेस देन, कितना रहता है 1 नैनोमीटर टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, देखिए 2 पॉइंट में हमें डिस्कशन करना है ट्रू सॉल्यूशन का। ये होमोजेनस मिक्सचर है एक तरीके का, और जो साइज ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के जो साइज रहते हैं, वो पार्टिकल के जो साइज रहते हैं वह लेस देन रहते हैं किसके, 1 नैनोमीटर और 10⁻⁹ के। दूसरा पॉइंट में बात करते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो ये एक तरीके का हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है, और जिसमें साइज जो रहती है सॉल्यूट पार्टिकल की वो बिटवीन रहती है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच का। क्योंकि हम साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच का डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें जो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज उसके बेसिस पर चीज़ें बतानी है ना। थर्ड देखिए सस्पेंशन, एक तरीके का हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है, और इसमें साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। जो सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल के साइज रहते हैं वो बड़े रहते हैं, 1000 नैनोमीटर से भी बड़े साइज के रहते हैं। ये बिटवीन रहते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में। ये रहते हैं 1 नैनोमीटर के इक्वल होंगे, या तो वो 10⁻⁻⁹ के इक्वल होंगे। आगे बात करते हैं, दैट इज अ पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। यदि हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन पे बच्चों जो पार्टिकल्स रहते हैं वह फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं हो सकते। ओके, नहीं हो सकते, कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जबकि हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या है इसमें, पार्टिकल कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। यस, इसमें है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वह फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, दैट मीन्स सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें पार्टिकल हैं वह फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होते। इफ वी टॉक अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन पे जो पार्टिकल्स हैं वह फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरे पॉइंट में बात करें, दैट इज द स्टेबल होते हैं, दैट मीन्स स्थिर होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल एंड द सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी स्टेबल है, बट सेटल ओनली ऑन द सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन ये सेटल तब होते हैं जब ये कैसे हो, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं या सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से गुजर गए हो। जबकि हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में क्या होता है बच्चों, सस्पेंशन में जो ये रहते हैं ये अनस्टेबल रहते हैं, वह स्थिर रहते ही नहीं, चारों साइड घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एंड सेटल डाउन ऑन इट्स ऑन, और अपने आप ही फिर कभी ये सेटल डाउन हो जाते हैं अपने आप से ही। ओके, ये तो हमने 3 बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंस देखे। साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल के बेसिस पर देखे। इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है, देखते हैं, थोड़ी देर लगेंगे। बढ़िया। ओके, स्टेबिलिटी हमने देख लिया था, और उसके लास्ट में क्या बचा हुआ है, हाँ, इनका एग्जाम्पल जो आपको चीज़ें में समझने में बहुत आसान होगा। ओके, इसके एग्जाम्पल में ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम को हम ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं, क्लोरीन इन वाटर को ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं, शुगर और वाटर को ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की में अपन लोग बात करते हैं फॉग की। फॉग आप लोग जानते होंगे। ओके, दैट इज अ मिल्क भी एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन है। यदि हम बात करें किसकी, सस्पेंशन की, तो मडी वाटर, दैट मीन्स ऐसा पानी जिसमें मिट्टी मिली हो, चौक वाला पानी, और स्मोक इन द एयर, ये सब जो है सस्पेंशन के बेस्ट एग्जांपल होते हैं। ओके, आई होप ये तीनों चीज़ों में आपको दिक्कत नहीं गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे किस तरीके को डिस्कशन करना है, ओके, देखते हैं।
यहाँ क्या दिया हो, कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्जन फेज। ओके, चलिए काफ़ी है, हमें ज़्यादातर चीज़ें देखनी है, फिर भी देख लेते थोड़ा सा। ओके, ये अपने को यहाँ समझना होगी, ज़्यादा हो गया आगे, ये बस। ओके, क्या है इसमें देखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज अ हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, मतलब दूध मिल्क एक तरीके का हेट्रोजेनस है जिसमें चीज़ें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, और इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ 2 फेज। हमने जब होमोजेनस और हेट्रोजेनस में डिफरेंस पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है वह 2 फेजेस को अपने साथ में रखता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 2 फेजेस कौन से हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज। क्या मतलब होता है, डिस्पर्स फेज का मतलब होता है कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए स्मॉल प्रपोर्शन, एक ऐसा चीज जो कि एक ऐसा कंपोनेंट जो कि बहुत कम क्वांटिटी में मिला रहे, उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। डिस्पर्जन फेज में क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रपोर्शन। डिस्पर्जन फेज का मतलब होता है, डिस्पर्जन मीडियम का मतलब होता है कि ऐसी चीज या ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसकी क्वांटिटी लार्ज हो। ओके, द पार्टिकल ऑफ कोलाइडर आर द लार्ज इनफ टू स्क्रेट बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एंड द मेक इट पाथ विजुअल, दे शो टिंडल इफेक्ट। ओके, सो यहाँ एक बात समझनी है आपको, टिंडल इफेक्ट क्या होता है और कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो देखिए, द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल आर द लार्ज, मतलब जो पार्टिकल्स रहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो बड़े रहते हैं, इनफ टू स्क्रेच, और इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को स्क्रेट कर पाएँ। स्क्रेट दैट मीन्स नथिंग बट द प्रकाश को फैलाना, लाइट को फैलाना, बिखेरना। ओके, स्क्रेट अ बीम ऑफ लाइट, लाइट के जो फोकस रहते हैं उसको फैला देते हैं, टू पासिंग थ्रू एंड इट्स मेक पथ विजुअल। यदि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से किसी लाइट को गुजारा जाए तो यह स्कैटरिंग कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को, और वह हमें चीज़ों को मेकिंग अ इफेक्ट टू विजुअल, मेकिंग इट्स पथ विजुअल, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे देखिए, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर दूध भरा हुआ है, यहाँ से हम टॉर्च जलाते हैं बच्चों, टॉर्च में बनाने से इसका जो में लाइट होगा, पथिंग और बीम होगा वो इस तरीके से होगा, और यहाँ से ये जब गुजरेगा तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, कौन से, हेट्रोजेनस पार्टिकल है, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनस है ना मिक्सचर, तो ये पार्टिकल्स को क्या बना देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं ये पार्टिकल किसको, लाइट को, और मेकिंग द विजुअल इफेक्ट, मेकिंग इट्स पथ विजुअल, और इसके जो पथ है लाइट के बीम के जो पथ है इसको विजुअल बना देते हैं, और इसी इफेक्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट को आसानी से आप लोग ये कहेंगे, व्हेनेवर लाइट पासेस थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स scattering the beam of light, and इस इफेक्ट इज नॉन एज द टिंडल इफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या देख रहे हैं अपन वो, ओके, क्या दिया हुआ है, आगे बढ़िए। यस, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सैल्यूट, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। हमने फर्स्ट बार देखा ऑन द बेसिस ऑफ सैल्यूट, साइज के बेसिस पर कि जो सॉल्यूशन है उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है, और ये टाइम है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, हम अमाउंट ऑफ सैल्यूट के बेसिस पर देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सैल्यूट के बेसिस पर 3 कैटेगरी देखेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, क्या मतलब, 1 बाय 1 देखिए। A solution which has lesser amount of solute then it can dissolve at a given temperature is known as the unsaturated solution। अच्छा है, बात समझ में आई, नहीं आई, देखते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो सैल्यूट पार्टिकल की जो अमाउंट रहती है वह डिसॉल्व हो जाती है गिवन टेम्परेचर पर। सॉल्यूशन विच हैज़ लेजर अमाउंट ऑफ सैल्यूट, लेजर का मतलब होता है कम, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कम अमाउंट में सैल्यूट को घोला जाए तो वो गिवन टेम्परेचर पर सैल्यूट हो जाता है, और ऐसे जो सॉल्यूशन है उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। दैट मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा हो कंपेरिजन टू द सैल्यूट की। ओके, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड में क्या है बच्चों, अ सॉल्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैल्यूट that is dissolved in given temperature is known as the saturated solution। that means जो सैल्यूट पार्टिकल है या सैल्यूट की क्वांटिटी है वह मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो, और इस तरीके के बने हुए सॉल्यूशन को अपन लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं।
और लास्ट में सुपर सैचुरेटेड का क्या मतलब, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज डिसॉल्व अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसको लगातार यदि हम बढ़ाएं तो लगातार उसके बढ़ाने से टेम्परेचर को भी यदि हमें बढ़ाना रहे तभी जाकर के वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं या सॉल्यूशन का मेकिंग करते हैं, तब जो हम उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बात एक बार फिर, एक ऐसा सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि अपने साथ में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को घोलता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कब, जब टेम्परेचर की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, और इस तरीके के सैचुरेशन सॉल्यूशन को अपन लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। सैचुरेट, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको, ठीक है। ये था ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पर। नेक्स्ट क्या है, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो नेचर है सॉल्वेंट का वो कैसा है उसके बेसिस पर किस कैटेगरी में इसको बांटा गया है। देखिए, बढ़िया, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर इसको एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन पे बांटा गया है। ओके, कैसे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेसिस पर दैट इज अ एक्वस सॉल्यूशन और दैट इज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या है, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर इज नॉन एज द एक्वस सॉल्यूशन। दैट मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वह वाटर ही हो तो हम उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन विच है द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, दैट इज अल्कोहल और एसीटोन, नॉन एज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत आसान सा लैंग्वेज है, ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वह यदि वाटर है तो हम उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वह वाटर ना हो करके अल्कोहल हो और एसीटोन हो या कोई अदर एलिमेंट हो या अदर कंपोनेंट्स हो तो हम उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। रफ करते हैं, तो आपने सॉल्यूशन के टाइप्स देखे, अलग अलग बेसिस पर किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, किस तरीके से इसको क्लासिफाइज किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ये है क्या आपके इसमें, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। थोड़ा सा हमें पढ़ लेते हैं, बाकी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। फिजिकल चेंजेस, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल जिसके शेप, साइज, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें यदि किस तरीके से चेंजेस आते हैं तो हम उनको फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। देखिए, चेंजेस दैट डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा चेंजेस जो कि रिजल्ट नहीं देता प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस के साथ। इफ़ यू मेल्ट और ब्लॉक ऑफ आइस, यदि आप आइस को मेल्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, यू स्टिल हैव H2O एट द एंड ऑफ द चेंजेस। तो आपको केवल वाटर को आप कुछ भी करिए, मेल्ट कराइए, ब्लॉक कराइए, कुछ भी कराइए, आपको केवल जो उसका सब्सटेंस है वो आइस ही वाटर ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। इफ़ यू ब्रेक डाउन बॉटल यू स्टिल हैव ग्लास, जबकि आप एक बॉटल को तोड़ते हो तो आपको ग्लास बचते हैं, उसमें ग्लास बच जाते हैं। ओके, तो इसमें एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो कि फिजिकल में क्या क्या बोला मैंने आपको, पहले तो देख लीजिए। यदि किसी भी प्रोडक्ट के शेप में चेंज होता है तो फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आता है। यदि उसकी साइज में चेंजेस आते हैं तो फिजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। यदि कलर के बेसिस पर चेंजेस आते हैं तो फिर वो फिजिकल चेंजेस के अंदर आएंगे। मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के चेंजेस आते हैं तब भी वो फिजिकल में आएंगे। बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के चेंजेस आते हैं तब भी वह फिजिकल में आएंगे। यदि इस तरीके के चेंजेस आपको कहीं देखने को मिलता है तो वो सब फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल में क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस का मेल्ट होना। फ्रीजिंग ऑफ आइस, दैट मीन्स वाटर का आइस में बदलना। कंडेंसिंग, दैट मीन्स वाटर वेपर का वाटर ड्रॉप में बदलना। ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग, मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को क्रश करना, कटिंग करना और बेंडिंग करना, ये सब सारे चीज़ें किसके हैं, फिजिकल एक चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस में क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए ताकि हमारे से जो क्वेश्चन है वो कभी भी ना छूटे। देखते हैं। ओके,
केमिकल चेंजेस में चेंजेस दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। यस गुड, एक ऐसा चेंजेस यदि होता है तो वह प्रोडक्शन में भी क्या करता है, चेंजेस लाता है। जो प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्टेंट से तो उसमें भी क्या लगता है, ये चेंजेस लाता है। तो इस तरीके के जो चेंजेस उसको हम केमिकल चेंजेस बोलेंगे। इन दिस केस द एटम लीव a change in a color is a clue to indicate the chemical changes. Okay, so you know यदि कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो आने वाला जो प्रोडक्ट है उसके कलर ही टोटली चेंज हो जाए तो हम इस तरीके के चेंजेस को क्या बोलते हैं, दैट इज़ द केमिकल चेंजेस। उसका आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कि जो आलू में स्टार्च के प्रेजेंस को एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो आलू को काट के, पोटैटो को काट के उसके ऊपर आयोडीन के कुछ बूंदें टिपकाई जाती है जिससे जो आलू का कलर है वह पिंक हो जाता है। तो वह नए सब्सटेंस जब चीज़ें बनी और जब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं तो वह कलर के बेसिस पर इंडिकेट कर रही हैं और जो टोटली अलग है वो पहले कभी भी नहीं थे। ओके, दैट इज चेंजेस अ हाफ ईटन एप्पल देन टर्न द ब्राउन। और आपने दूसरे चेंजेस देखे होंगे कि जो एप्पल होता है, एप्पल दैट मीन्स ऐसे कुछ, इसको हाफ यदि खा दिया जाए, मतलब किसी के द्वारा खा लिया गया तो ये वाले हिस्से पर ब्राउन कलर आ जाती है। तो ब्राउन कलर ये एक्चुअली आ जाती है, आपको हमेशा बोला जाता है, लेकिन क्यों आ जाती है, दैट इज जो ब्राउन कलर है यदि अपेयर होता है तो प्रेजेंस ऑफ आयरन को शो करता है, प्रेजेंस ऑफ आयरन को शो करता है किसमें, एप्पल में। तो यदि आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पूछते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ओके कि एप्पल का ब्राउन कलर में टर्न होना, ये हो जाएगा केमिकल चेंजेस का एग्जांपल। दूसरा लिख सकते हो वही शुगर का प्रेजेंस का जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है पोटैटो के साथ में उसको। ओके आगे बढ़ते हैं। बढ़िया, दैट इज द एलोस। एलोस यू नो बच्चों, एलोस होते क्या हैं, एलोस होते क्या हैं पता है आपको? एलोस इज नथिंग बट द मिक्सिंग मेटल। ओके, ऐसा मेटल जो कि मिक्स होने के बाद बनते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें मैं आपको बेस्ट समझा देता हूँ। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल समझा दूंगा। अ मटेरियल दैट हैज मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स कंपोज्ड और 2 or more केमिकल एलिमेंट ऑफ विच इज लीस्ट वन इज मेटल। देखिए, एक ऐसा मटेरियल जो कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज का हो, मेटल ही हो, यदि वह कंपोज्ड होता है 2 or more केमिकल सब्सटेंसेस के साथ, 2 or more एलिमेंटों के साथ, मतलब कोई मटेरियल है, मेटल है, वह दूसरे केमिकल एलिमेंट के साथ में यदि मिक्स होता है, विच इज लीस्ट वन इज अ मेटल, जिसमें से एक क्या है, कंपलसरी है कि वो मेटल ही हो। तो इस तरीके के बने हुए प्रोडक्ट को अपन लोग एलोस बोलते हैं। दूसरा क्या है, दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। यदि एक बार आपको पता है गोल्ड ये 24 कैरेट का हमें नहीं मिलता। ओके, 24 कैरेट का मिलता है, लेकिन ज्वेलरीज है 24 कैरेट के नहीं होते, इसलिए क्योंकि जो गोल्ड है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है। ये जैसे ही धूप मिलता है तो अपने आप को पिघलाने लगता है और आसानी से सॉफ्ट होने की वजह से बैंड हो जाता है। तो इसमें हार्डनेस लाने के लिए तो गोल्ड को 20 कैरेट या 22 कैरेट मिक्स किया जाता है और उसके साथ में कॉपर एलिमेंट मिलाए जाते हैं, जिससे इसमें क्या आ जाए, हार्डनेस आ सके। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यदि घर की जो ज्वेलरीज जो औरतें पहनती हैं वो एक तरीके का क्या है, एलोस है, किसका गोल्ड का और कॉपर का। तो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या आएंगे, वही जो फिजिकल मेथड जैसे द इवेपोरेशन, जो कि हमने पहले अभी पढ़ा है, इवेपोरेशन मेथड आता है, डिस्टिलेशन मेथड आता है, मैग्नेटिक बिहेवियर द्वारा मेथड आता है। तो इसके थ्रू हम इसको अलग नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो एलोस को फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। एलोस एक तरीके का मिश्र धातु है, मैंने बताया आपको, जो मिक्सिंग के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के मिक्सिंग से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, that is however these are considered as a mixture because these show the properties of its constituent and can be variable composition। okay, अब ये जो composition है वह variable होते हैं। ये जरूर नहीं है कि 50% ये चीज़ मिलाई तो 50% वो चीज़ दूसरी चीज़ें भी मिलाई जाए। जैसे मैं गोल्ड का आपका एग्जांपल लिया तो ये जरूर नहीं था कि 22 कैरेट का गोल्ड मिला हुआ है, उसमें 2 कैरेट का कॉपर मिला हुआ है, तो उसको हाफ डिवाइड नहीं करते। इसमें वेरिएबल होती है कंपोजिशन पे। ओके, नेक्स्ट
द बेनिफिट ऑफ द एलोस, एलोस के बेनिफिट क्या है, एलोस क्यों बनाए जाते हैं, दैट कैन वी कंबाइन मेटल देन हैव वेराइंग कैरेक्टरिस्टिक टू क्रिएट एन एंड प्रोडक्ट दैट इज स्ट्रॉन्ग, मोर फ्लेक्सिबल और अदरवाइज डिजायरेबल एंड मैन्युफैक्चर। ओके, तो एलोस का यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, तो एलोस का यूज क्या है, ये कंबाइन होने के बाद इसमें एक ऐसा मेटल बनाया जा सकता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी विशेषता बहुत ज़्यादा एडवांस होती है और जो एंड प्रोडक्ट होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिसके मैंने गोल्ड के बारे में आपको बताया, मोर फ्लेक्सिबल होती है मतलब बहुत अच्छा होता है, और अदरवाइज जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर होता है, डिज़ायरेबल मतलब जैसे हम चाहते हैं वैसे ही डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला ही हमें चीज़ें मिल पाती हैं, इसी वजह से हम एलोस का यूज़ करते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एल्यूमिनियम एलोस आर द एक्सटेंसिव यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स इंजन। ओके, एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है एलोस के तौर पर ऑटोमोबाइल्स इंजन को बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स इंजन के पार्ट को बनाने के लिए। कॉपर का यूज़ किया जाता है एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल और थर्मल परफॉर्मेंस, गुड कोरेजन रेसिस्टेंस के लिए और हाई डक्टाइल और रिलेटिव लो कॉस्ट के लिए। ओके, इनका यूज़ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टेनलेस स्टील एलो आर यूज्ड फॉर मैनी कॉमर्शियल एप्लीकेशन, मतलब जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उनका यूज़ है एक बहुत अलग अलग तरीके के कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज वॉच बनाने के लिए, स्ट्रैप बनाने के लिए और कॉटलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, स्टेनलेस स्टील का। आपने देखा होगा दैट इज़ अ वॉच, हैंड वॉच, इसके पीछे वाला हिस्सा देखना स्टेनलेस स्टील लगा होता है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, एलोज है। टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है एज अ एलोज हाई स्ट्रेंथ लेने के लिए, टॉपनेस लेने के लिए, स्टिफनेस लेने के लिए, ओके, और एरोस्पेस के जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के ज़्यादातर चीज़ों को कवर किया है। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नए चैप्टर के साथ में, और अपन लोग जो है 14 डेज़ में, सॉरी आपके जितने भी चैप्टर हैं 16 चैप्टर हैं, आई थिंक 16 या फिर 18 के आसपास आपके 9th क्लास में चैप्टर हैं, तो अपन लोग इसको 18 डेज 18 स्लॉट 18 चैप्टर और 18 वीडियो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, और एक एक दिन में एक एक वीडियो का पूरा रिवीजन टाइम है, इस वजह से एक एक दिन में इनको कवर कर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, थैंक यू।